जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो क्लास रहने वाली है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर रहने वाली है। देखिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे आप PCS, UPSC, RO ARO, लोअर PCS या TGT PGT किसी की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड किया है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए और उस लेक्चर को जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और उसमें दोस्तों मेरे द्वारा डिस्कस से एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों बताया गया है। सभी साथियों से गुजारिश करता हूं दोस्तों, जो अभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर रहने वाला है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम के द्वारा की जाती है, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दोस्तों इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है लाला लाजपत राय के निर्देश पर, सुझाव पर। शुरू में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये अंग्रेजों की संस्था है, अंग्रेज व्यक्ति इसका आविष्कारक है और ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई भी तथ्य बाद में प्रतीत नहीं होता है जिससे ये कहा जा सके कि ये अंग्रेजों की संस्था थी। अगर ऐसा हुआ भी होगा दोस्तों तो हमारे भारतीय नेताओं ने, हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूज अंग्रेजों के खिलाफ किया, ना कि अपने खिलाफ उन्होंने होने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई में पहला अधिवेशन होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर शुरू में उदारवादी लोगों का प्रभाव था। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू में एक ऐसे लोगों के हाथों में थी जो कि बहुत ही धनाढ़ थे, बहुत ही संपन्न थे और वो जब भी अधिवेशन होता था उसी हफ्ते में या फिर कुछ दिन पहले ही अधिवेशन करते थे। 4-5 दिन का ऐसा समझ लीजिए जमावड़ा होता था उनका, और उनका कोई ज़्यादा दोस्तों पब्लिक में प्रभाव नहीं था और ना ही वो नीचे के तबकों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। और शुरू में उनका ये कहना था कि भारतीय लोग अभी इस लायक नहीं है कि उन्हें स्वशासन दिया जाए। ऐसी दोस्तों उनकी विचारधारा थी। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उग्रवादी लोगों का विचार प्रभाव आता है। और अगर मैं बात करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो 1907 ईस्वी में उग्रवादी और उदारवादी दोनों के दोनों आपस में मनमुटाव हो जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में टूट जाती है, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। और ये 1916 के अधिवेशन में दोस्तों दोनों मिलकर एक होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के अधिवेशन में जाकर, जिसमें मुस्लिम लीग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ आती है, तब जाकर दोस्तों ये एक होते हैं और 1916 में इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 गुटों में बढ़ जाती है। अब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों के साथ साथ में दोस्तों उग्रवादियों का जो प्रभाव है वो भी बढ़ने लगा था। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति का षड्यंत्र यहाँ लगाया। अब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक हिंदीवासी और एक बंगलावासी। भाषाई आधार पर भी लोगों को लड़ाया। और उस टाइम अगर मैं बंगाल की बात करूं तो दोस्तों उस टाइम बंगाल की जनसंख्या काफ़ी अधिक थी। भारत की जनसंख्या कम से कम 7 करोड़ के समथिंग दोस्तों उस टाइम बंगाल की आबादी थी। अब बंगाल जो कि एक समृद्ध प्रदेश था और बंगाल के अंदर दोस्तों जो राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन था वो बंगाल में ही फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन दोस्तों कर दिया। अब आज देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होंगी जिनके माध्यम से दोस्तों मैं आपको इतिहास की झलक के दर्शन कराऊंगा और देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए,
स्वराज के लिए संघर्ष, अगर मैं स्वराज के लिए संघर्ष की बात करता हूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में बम्बई में होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब देखिए गरम दल और नरम दल, अगर मैं वंदे मातरम की बात करूं दोस्तों तो वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम दोस्तों लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया है और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त है। अब देखिए जो हमारे नेता हैं उनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे, जो कि गरम दल के नेता थे। गरम दल का मतलब ये अंग्रेजों से ऐसा समझ लीजिए घृणा करते थे, ये अनुनय विनय की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध करना, जेल भरना, हिंसा करना और जहां तक हो सके अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना, ये दोस्तों इनके हथकंडे थे। वहीं अगर मैं उदारवादी लोगों की बात करूं तो उदारवादी लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुनय विनय की राजनीति, प्रार्थना पत्र की राजनीति, आंदोलन वो भी शांतिपूर्वक, और अपने शिष्टमंडल को ब्रिटेन भेजना या फिर अंग्रेजों के पास भेजना, ये दोस्तों उदारवादी लोगों के काम थे। वहीं दोनों की जो विचारधाराएं थी वो आपस में बिल्कुल विपरीत थी। देखिए आपसे जब भी पूछा जाए कि कौन कौन से नेता हैं जो उदारवादी हैं और कौन कौन से नेता हैं जो कि उग्रवादी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं उग्रवादी की तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने शिवाजी उत्सव और गणोत्सव उत्सव की शुरुआत बंबई में की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं दोस्तों और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो 1920 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि क्या बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष बने या नहीं बने, बताइए। तो दोस्तों कभी भी बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने और 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो इन पर राजद्रोह का आरोप लगता है और इन्हें 6 साल की दोस्तों सजा भी होती है। देखिए बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये ऐसे नेता हैं जो कि गरम दल के नेता हैं। लाल वाल पाल, देखिए लाल बाल पाल, तो इसमें पूछा जाता है कि बताइए लाल वाल पाल में कौन व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों लाला लाजपत राय जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है। अब कांग्रेस के जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं और अन्य पुराने नेता, ये नरम दल के नेता हैं। नरम दल के नेताओं को आप समझ सकते हैं जो अनुनय विनय की राजनीति में विश्वास करते हैं, प्रार्थना पत्र की राजनीति में विश्वास करते हैं, अपनी मांगों को बनवाने के लिए उनके सामने एक तरीके से अनुनय विनय करते हैं और उन लोगों के पास में अपना शिष्टमंडल दोस्तों भेजते हैं। इंग्लैंड तक में शिष्टमंडल दोस्तों भेजने का काम नरम दल के नेताओं के द्वारा किया जाता है। और ये अमीर लोग हैं, इनका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, किसान है, उनसे ज़्यादा ताल्लुक दोस्तों नहीं है। देखिए तो आपको इन नेताओं का नाम याद रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य नेता। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। अब जब बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों तो उस टाइम देखिए हिंदू और मुसलमान 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू होता है। 16 अक्टूबर के दिन दोस्तों हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के राखी बांधते हैं और एक दूसरे का साथ देने का वचन निभाते हैं। इतनी एकता दोस्तों उस दिन देखने के लिए, बंगाल विभाजन के दिन दोस्तों देखने के लिए मिलती है। बंगाल विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब हिंदू और मुसलमान दोस्तों उस टाइम, उस दिन जिस दिन बंगाल विभाजन होता है, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम लोग कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे और अंग्रेजों का डटकर सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ताकतें थी और अंग्रेजों ने कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तोड़ भी निकाल लिया था। उन्होंने देखिए
अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों वो आगा खां के द्वारा 1906 में ढाका में की जाती है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काट के रूप में थी। अब जो मौलाना, देखिए और काफ़ी सारे मुस्लिम नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काट दोस्तों करने लगे थे। जैसे अगर बात करी जाती है दोस्तों मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखिए अगर बात करते हैं जो आपकी एएमयू की स्थापना की है दोस्तों, एएमयू की जो स्थापना की जाती है वो दोस्तों वो भी इसी के विरोध में ही की जाती है। अब अंग्रेज, हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में एक कभी भी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये दोनों एक हो गए तो हमारे लिए दोस्तों खतरा बन सकता है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक घटना होती है दोस्तों जिससे भारतीय लोगों के मन में ये बात जाग जाती है कि गोरे लोगों को हराया जा सकता है। गोरे लोग अंग्रेज अजय नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है, क्योंकि एक रूस जो कि अंग्रेज यूरोप का देश है, उसे जापान जैसे छोटे से एशियाई देश के द्वारा दोस्तों हरा दिया जाता है। अब अंग्रेजों की जो पराजय है, अंग्रेजों की जो ऐसी उनकी झूठी अवधारणा थी कि हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते, ये बात झूठ साबित हो जाती है। और इसलिए दोस्तों देखिए 1896 में इटली की इथियोपियाई जनता के हार द्वारा, जो कि एक यूरोपीय देश की हार थी, इटली, देखिए इटली है जो कि एक यूरोप का देश है, इथियोपियाई जनता के द्वारा हार जाता है। इससे भारतीयों में खुशी होती है और इटली की पराजय से करीब 10 साल बाद 1905 में एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। जापान रूस को पराजित कर देता है। यह पहला ऐसा एशियाई देश था जो यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। यह भी दोस्तों एक भारतीयों के लिए एक मौका था। अब भारतीय अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए एक अच्छा अवसर दोस्तों मिल जाता है। एक बार देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। ठीक, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ बंगाल के विभाजन की। देखिए बंगाल का जो विभाजन होता है वो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है 1905 ईस्वी में। बंगाल को इसलिए तोड़ा जाता है, अंग्रेज ये उद्देश्य देते हैं कि बंगाल का जो एरिया है वो बड़ा है, यहाँ पर प्रशासन करने में परेशानी पड़ती है, इसलिए इसे 2 टुकड़ों में हम स्प्लिट कर देते हैं। अब देखिए असली जो मंशा थी वो कुछ और थी। असली मंशा थी फूट डालो राज करो। बंगाल को ऐसे भागों में तोड़ा गया जिसमें बंगला भाषी अलग, हिंदी भाषी अलग। बंगला भाषी को हिंदी भाषी से लड़ाया गया। एक ऐसा भाग जिसमें मुसलमान अधिक थे, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ किया गया। ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन की यहाँ नीति थी। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। इस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उसने संपूर्ण बिहार और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी। देखिए अगर मैं बंगाल की आबादी की बात करता हूँ तो 7 करोड़ 80 लाख उस टाइम बंगाल की दोस्तों आबादी थी। ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन है, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक था। ब्रिटिश द्वारा ये रेस्पॉन्स दिया जाता है कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, इसलिए बंगाल का 2 भागों में तोड़ना जरूरी है। अब देखिए 2 भागों में कौन कौन से भागों में तोड़ा गया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में होता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसमें अगर मैं पश्चिमी बंगाल की बात करता हूं तो यहाँ पर बंगाल का प्रांत आता है और यहाँ पर बिहार का प्रांत आता है और दोस्तों ये उड़ीसा का प्रांत आता है। ये प्रांत आते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए दिशाएं पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जिसमें बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है। हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र यहाँ है। अब मैं पूर्वी बंगाल की बात करता हूँ तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल आता है, असम आता है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम को वो हिंदुओं से लड़ाने के लिए दोस्तों बंगाल का विभाजन करते हैं। बाकी देखिए भाषा के आधार पर भी विभाजन किया जाता है, जिसमें एक तरफ हिंदू भाषी क्षेत्र और दूसरी तरफ बांग्ला भाषी क्षेत्र। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक जो विचार है वो स्वीकृत हुआ। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया दोस्तों, प्रभावी हो गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। इस विरोध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन। और इस दिन हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और एक दूसरे का साथ देने का दोस्तों वादा भी किया गया। देखिए, गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का लीडरशिप संभाला। आगे देख लेते हैं। विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर जो कि संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को राखी मानते हैं। और देखिए, ऐसा जो सुझाव है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों भूमिका निभाई थी। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात कर लेते हैं। स्वदेशी का मतलब है अपने देश की वस्तुएं अपनाओ और बहिष्कार का मतलब है जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करो। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, देखिए उस टाइम ब्रिटेन ने हमारे सारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था, हमारे वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया था और अपने इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिक क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति होने के बाद में वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता, वहाँ से जो माल बनता दोस्तों, उसके लिए उन्होंने इंडिया को चुना। अब इंडिया के उद्योग धंधों को पहले से बर्बाद कर चुके हैं, यहाँ से कच्चा माल दोस्तों ले गए हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें अपना माल बेचना है, उन्हें अपना सामान बेचना है। अब भारत उनके लिए एक बड़ा बाजार था। अब भारतीय लोगों को ये बात, भारतीय पढ़े लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश हमारा हर कदम पर और हर क्षण शोषण कर रहे हैं। इसलिए पढ़ा लिखा वर्ग आंदोलन चलाता है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। भारत के लोगों ने, जिनमें छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी, बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाईं, विदेशी कपड़ों को जलाया और विदेशी वस्तुओं को खरीदने से इनकार किया। ये दोस्तों आंदोलन का एक मोटिव था। देखिए, देशी का अर्थ है कि संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना और स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्र मजबूत बनता है। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावकारी तरीका भी था। ब्रिटिश कपड़े, चीनी और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। देखिए, ब्रिटिश कपड़े जो है उनका बहिष्कार करने का काम दोस्तों भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते। एक टोली बनाकर ग्रुप जाता था और दुकानदारों से कहता कि आप विदेशी सामान को ना बेचें और विदेशी सामान का जितना हो सके आप उतना बहिष्कार कीजिए। देखिए, दुकानों के बाहर खड़े रहकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का आग्रह करते। ये आग्रह किया जाता था। जो कि भारतीय लोग थे उनसे साफ साफ बोला जाता था कि आप विदेशी सामान ना खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें, क्योंकि इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, इससे हमारा किसान मजबूत होगा, इससे हमारा मजदूर मजबूत होगा, इससे हम लोग मजबूत होंगे। देखिए, यही दोस्तों दौर था जब पढ़ा लिखा इंसान जाग जाता है तो वो बहुत कुछ कर जाता है। अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करता हूँ और अब की बात करता हूँ तो 40 से 45 साल है, लेकिन 1857 की क्रांति में दोस्तों पढ़ा लिखा वर्ग भाग नहीं लेता है। क्या उस टाइम लाला लाजपत राय नहीं थे? क्या उस टाइम सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे? थे दोस्तों, ये सबके सब नेता थे, लेकिन ये पढ़ रहे थे। इनका 1857 की क्रांति से कोई भी लेने देना नहीं था, लेकिन जब ये सब सच्चाई जान जाते हैं तब जाकर दोस्तों ये एक क्रांति लाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जिस दिन जाग जाता है उस दिन दुनिया पलट कर रख देता है। यही काम दोस्तों हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अब जाकर करेगा। देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग अपने हाथ में क्रांति, अपने हाथ में आंदोलन को लेगा और मात्र 50 साल के अंदर अंदर दोस्तों देश को आजाद कराने का काम कर देगा, क्योंकि वो कानून भी जानता है और उसका जो माइंड होता है वो डेवलप हो जाता है। वो आगे आने वाली रणनीतियों को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर काम करता है। 1857 की क्रांति में इसी पढ़े लिखे वर्ग ने तटस्थता की नीति अपनाई और फिर 40 साल बाद, 30 साल बाद ये पढ़ा लिखा वर्ग दोस्तों अंग्रेजों की सच्चाई को जानने के बाद में खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक आगे आ जाता है। देखिए, इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया, कई विद्यार्थियों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि ये आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। उन्होंने विद्यार्थियों को डराया, धमकाया, पीटा
और स्कूल से निकाला और कुछ लोगों को जेल में दोस्तों डालने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अभी कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य। कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य है क्या, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हो गए। जितने भी दल थे वो सारे के सारे बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हो गए। चाहे मैं गरम दल की बात करूं, चाहे मैं नरम दल की बात करूं, या फिर किसी और दल की बात करूं, वो सब बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हो गए। सब ने सब कंधा मिलाकर दोस्तों काम किया। ठीक है। वाराणसी में 1905 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा सकता है। बिल्कुल, बंगाल विभाजन 1905 में होता है और उस टाइम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो बंगाल विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी दोस्तों की थी। ठीक है। देखिए, इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम हो गए। नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है दोस्तों, आपस में टकराव हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है भाई। देखिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है वो 1907 में दोस्तों होता है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। देखिए, यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में होता है। सूरत में होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी और गरमपंथी में डिवाइड स्प्लिट होने का काम दोस्तों हो जाता है। कांग्रेस दो भागों में, दो धड़ों में बढ़ जाती है, नरमपंथी अलग और गरमपंथी अलग। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर क्यों बटी, देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति, चाहे गरम दल की बात करूं, नरम दल की बात करूं, तो अपना अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों गरम दल वालों की, तो गरम दल वाले टिके हुए थे लाला लाजपत राय पर। अब वो भी अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोस्तों आपस में दोनों टकरा जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है, नरम दल अलग और गरम दल अलग। देखिए, विवाद का जो केंद्र था वो रास बिहारी घोष था। रास बिहारी घोष थे क्योंकि रास बिहारी घोष को उदारवादी लोग, जिसे हम बोलते हैं नरम दल, रास बिहारी घोष को नरम दल वाले लोग अध्यक्ष बनाना चाहते थे। देखिए, क्यों इन दोनों में आपस में टकराव हुआ, वो रास बिहारी घोष थे मेन कारण, जिन्हें नरम दल वाले व्यक्ति, नरम दल वाले नेता अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उग्रवादी की अगर मैं बात करूं तो ये लाला लाजपत राय पर अटके हुए थे। ये लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में दोस्तों स्प्लिट हो जाती है, नरम दल और गरम दल। देखिए, कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन जाने के बावजूद नरम दल के विचार देश भर में फैलने लगे। देखिए, कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन दिए जाने के बाद अब कांग्रेस क्या होती है भाई, कांग्रेस में नरम दल मतलब रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने के बाद में इसकी आलोचना होती है देश भर में। इसकी आलोचना दोस्तों देश भर में होती है। अब प्रभाव बढ़ेगा गरम दल वालों का। रास बिहारी बोस जो कि नरम दल से हैं अध्यक्ष बन जाते हैं। अब इसकी आलोचना होती है भारत के अंदर। देखिए, इसके बाद गरम दल के जो विचार हैं वो देश भर में फैल जाते हैं और गरम दल का अधिक दमन होने लगा। और गरम दल का जो दमन करने का काम है दोस्तों वो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनके विचार तो बेशक फैलते हैं, लेकिन इन्हें अब टॉर्चर करने का जो काम है वो अंग्रेजों द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे नेताओं को जेलों में डाला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, अनेकों पर मुकदमे चलाए जाएंगे। ये काम दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया और बर्मा निर्वासित करके इन्हें भेज दिया गया। देखिए, 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया और बर्मा निर्वासित करके इन्हें भेज दिया गया। बिपिन चंद्रपाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। बिपिन चंद्रपाल ये भी गरम दल के नेता है, इन्हें भी 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया राजद्रोह के आरोप में, क्योंकि इन्होंने लेख लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ 1908 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान रखना है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने लेख लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह आर्टिकल 124 के तहत मुकदमा चलाकर इन्हें 6 साल के लिए दोस्तों जेल में डाल दिया जाता है। देखिए दोस्तों,
क्या विडंबना थी। ये बात तो थोड़ी थोड़ी आपको भी लगती है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब तक उदारवादी लोगों का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर रहा तब अंग्रेज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिले हुए थे। क्योंकि देखिए जैसे उदारवादी अध्यक्ष बनता है, उग्रवादी नेताओं को चुन चुनकर जेल में दोस्तों डाला जाता है। ऐसा थोड़ा सा प्रतीत होता है, लेकिन दोस्तों इसका भी कोई प्रमाण ठोस मिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अंग्रेजी लोगों का संगठन, अंग्रेजी व्यक्ति द्वारा बनाया गया संगठन होने का जो आरोप है, तड़ित चालक का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ये दोस्तों आरोप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ऑलरेडी पहले ही लग चुके थे। ठीक है भाई। चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। देखिए कितने अत्याचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं पर दोस्तों किए जाते हैं रास बिहारी बोस के अध्यक्ष बनने के बाद में। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जब उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गरम दल दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूटी तो उस टाइम अध्यक्ष कौन बना और किस बात पर लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़ों में बटी। तो रास बिहारी बोस, जिसे उदारवादी लोग अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उग्रवादी लोग लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दोनों में आपस में टकराव होता है और रास बिहारी बोस दोस्तों अध्यक्ष बन जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। और जो उग्रवादी दल है उनका जो प्रभाव है दोस्तों वो कम होने लगता है क्योंकि उनका अध्यक्ष नहीं बना। अब अंग्रेज इसी मौके का फायदा उठाकर दोस्तों जो उग्रवादी लोग हैं उनके नेताओं को चुन चुन करके उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाकर जेल में बंद करने का काम करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं भाई। देखिए सरकारी दमन को जनता ने कड़ा मुकाबला किया। बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर मुंबई के मजदूरों ने हड़ताल की। बाल गंगाधर तिलक को दंड दिया जाता है, 6 साल की सजा सुनाई जाती है और बम्बई के जो मजदूर हैं वो लोग हड़ताल करने का काम दोस्तों करते हैं बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में। देखिए बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की। अब बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1909 ईस्वी में आता मार्ले मिंटो सुधार। क्या आता है भाई? मार्ले मिंटो सुधार। देखिए ये पृथक, यहां से दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था होती है। ये था असलियत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की प्रक्रिया यहां से दोस्तों शुरू की जाती है। असलियत में जो बीज बोए गए थे वो दोस्तों वो अंग्रेजों ने अब बोए थे। देखिए 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई। इसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। मार्ले कौन है भाई? भारत सचिव। मार्ले कौन है दोस्तों? भारत सचिव। और मिंटो कौन है भाई? वायसराय। मिंटो है वायसराय और जो मार्ले है वो दोस्तों भारत सचिव है। तो ये ध्यान रखना है कि मार्ले मिंटो, मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय। भारत सचिव का नाम पहले है और जो वायसराय है उसका नाम बाद में है। ध्यान रखना है मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय है। ठीक है भाई। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है, इनमें सदस्यों की संख्या दोस्तों बढ़ाई जाती है, परंतु इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। देखिए संख्या तो बेशक बढ़ाई जाती है लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, निर्वाचित जो सदस्य हैं वो बहुत कम है। सारे के सारे सदस्य बाकी नॉमिनेटेड है, मनोनीत सदस्य हैं। यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों बहुत कम है। तो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनमें सदस्यों की संख्या दोस्तों बढ़ाई जाती है, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम थी। यहाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या दोस्तों अधिक थी। अब बात कर लेते हैं, ये निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि अब ये भी जो निर्वाचित सदस्य थे वो भारत की जनता ने नहीं चुने हैं, ये मात्र कुछ लोगों ने चुने हैं, जिनमें जमींदार वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, विद्यालय और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए जमींदारों के द्वारा चुने जाते हैं, व्यापारियों के द्वारा चुने जाते हैं, विद्यालयों के द्वारा चुने जाते हैं और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा दोस्तों चुने जाते हैं। भारतीय जनता का इन्हें चुनने में कोई दोस्तों योगदान नहीं रहता है। ठीक है भाई। देखिए दिल्ली दरबार लगता है 1911 ईस्वी में। अब दिल्ली दरबार की मैं बात कर लेता हूं।
भारत की राजधानी दिल्ली दरबार से पहले कलकत्ता होती थी। अब दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं होती हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, दूसरा जो भारत की राजधानी है उसे चेंज करके दिल्ली किया जाता है। जॉर्ज पंचम दोस्तों इसमें आता है। तो दिल्ली दरबार भारत की राजधानी कब दिल्ली बनी और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, ये दो प्रश्न आपके दोस्तों बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ। इसमें ब्रिटेन का जो राजा है जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम आता है और उनकी रानी आती है, और इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं। प्रथम में 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था दोस्तों उसे रद्द कर दिया गया है। और दूसरी घोषणा होती है कि ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है। अब तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन अब दोस्तों भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में अनाउंस होती है नई दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन ये जो लागू होती है वो 1912 में होती है। देखिए अब 1 अप्रैल 1912 को भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली बन जाती है। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली बन जाती है। अब मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में होता है। मुजफ्फरपुर बम कांड, इसके बारे में देख लेते हैं भाई, मुजफ्फरपुर बम कांड था क्या। एक मजिस्ट्रेट है दोस्तों, एक मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंका जाता है और वो बम गलती से दोस्तों किसी और के ऊपर गिर जाता है। ये था मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर, ठीक है। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। D.H. किंग्सफोर्ड, देखिए किंग्सफोर्ड, D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। क्रूर मजिस्ट्रेट, इसने बहुत सारे भारतीय लोगों को कठोर सजा दी है, इसलिए इससे भारतीय लोग चिढ़े हुए थे। किंग्सफोर्ड इसका नाम है, किंग्सफोर्ड इसका नाम है। अगर मैं बात करता हूँ D.H. किंग्सफोर्ड, देखिए D.H. किंग्सफोर्ड, D.H. किंग्सफोर्ड, D.H. किंग्सफोर्ड ये है। और इस पर देखिए इसे दोस्तों प्रमोशन मिलता है और ये प्रमोशन लेकर मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया जाता है। मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया जाता है 30 अप्रैल 1908 को। देखिए 30 अप्रैल 1908 को बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 1908 की बात है ये और 30 अप्रैल की बात है। देखिए 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की कार पर बम फेंका। जो तांगा था, जो कार थी, कुछ भी समझ लीजिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो लोग थे, नाम याद रखना आपको, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को D.H. किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकते हैं। इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन ये गलती से राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले एक अंग्रेज व्यक्ति मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री इसमें मारे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी, और इसमें पुत्र दोस्तों मारे जाते हैं। किंग्सफोर्ड बढ़ जाता है और इन दोनों पर क्या होता है, देखिए मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। देखिए भाई, जिसमें एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और दूसरे व्यक्ति को दोस्तों फांसी दे दी जाती है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय संगठन, कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे भी जाते हैं। वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मित्र मेला की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मित्र मेला 1903 में बना है। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर। देखिए मित्र मेला 1903 में बना है, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोस्तों इनके द्वारा बनाया जाता है। भारत माता सोसाइटी 1904 में बनी है, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। भारत माता सोसाइटी 1904 में बनी है, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा दोस्तों बनाई जाती है। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा और पुलिन दास, देखिए ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति 1904 में किसके द्वारा, पी मित्रा और पुतिन दास के द्वारा बनाई जाती है। अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज 1904 में बनता है वी डी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में वी डी सावरकर के द्वारा दोस्तों बनता है। देखिए अनुशीलन समिति 1907 में बनती है, बारेंद्र कुमार घोष। देखिए अनुशीलन समिति 1907 में बारेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस, बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, इनके द्वारा दोस्तों ये बनाई जाती है। ध्यान रखना आपको, अनुशीलन समिति 1907 में बनती है, बारेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी,
प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस, B.K. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, इनके द्वारा दोस्तों बनाई जाती है। नहीं सॉरी, देखिए ये बारेंद्र कुमार घोष है, इसमें जतिन नाथ बनर्जी है, प्रबोध मित्र और पुलिन दास है, सतीश चंद्र बोस है। ये युगांतर समिति है, युगांतर अंजुमाने मोहिब बाने वतन 1907 में B.K. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये चीज। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में बनती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाई जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नौजवान सभा 1926 में बनती है भगत सिंह के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में बनती है भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। हिंदुस्तान HSSR, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1928 में बनती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दोस्तों। ये हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में दोस्तों बनती है। कभी कभी आपसे इसका क्रम पूछा जाता है या फिर इसका संस्थापक कौन है, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से दोस्तों ये कर देना है। अब क्रांतिकारी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर मैं बात करता हूँ दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक है दामोदर चापेकर और दूसरा है बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ये लेफ्टिनेंट आमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या करते हैं 1897 ईस्वी में। देखिए चापेकर बंधु, ऐसा समझ लीजिए चापेकर बंधुओं द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या की जाती है, लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या की जाती है 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा। और जो चापेकर बंधु हैं वो कौन है? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। विनायक दामोदर सावरकर, देखिए विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की जाती है। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में दोस्तों इनके द्वारा की जाती है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो विनायक दामोदर सावरकर क्या करते हैं? अभिनव भारत की स्थापना 1904 और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में करते हैं। पुलिन दास, देखिए ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं 1902 में। पुलिन दास जो ढाका की अनुशीलन समिति है उनके जो संस्थापक हैं वो पुलिन दास हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा वे मोहनलाल ढींगरा, ML ढींगरा, मोहनलाल ढींगरा। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा और मोहनलाल ढींगरा ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना करते हैं। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन मोहनलाल ढींगरा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में दोस्तों की जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे प्रफुल्ल चाकी, देखिए प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश हैं किंग्सफोर्ड 1908 में बम फेंकते हैं लेकिन वे बच गए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेने वाले मिस्टर कैनेडी की पुत्री और बेटा मारे जाते हैं। देखिए मदनलाल धिंगरा, लंदन में करजन बाइली की हत्या। देखिए मदनलाल धिंगरा जो कि भारतीय हैं, मदनलाल धिंगरा भारतीय हैं, लंदन में करजन बाइली की हत्या करके आते हैं 1909 में। लंदन में देखिए भारतीय लोग अब इतने एक्सपर्ट हैं, इतने समझ सकते हैं आप, 30 मार का होने लगने हैं कि विदेश में जाकर अपने शत्रुओं को मारने लगे हैं। उधम सिंह का नाम आपने सुना होगा, भारत से गए थे और ओ डायर को दोस्तों गोली मार के आए थे। उसी प्रकार मदनलाल धिंगरा लंदन में कर्नल बाइली की हत्या करते हैं 1909 ईस्वी में जाकर, मदनलाल धिंगरा। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम इन्होंने फेंका है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में इन्होंने फेंका है। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने, किसने भाई? लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंकने का काम है 1912 में किसके द्वारा किया जाता है? रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अब लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना,
लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना क्या करते हैं भाई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में करते हैं। और कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में होता है ये। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इनके द्वारा दो काम किए जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और कामागाटा मारू जो कांड है वो 1914 में किया जाता है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। जतिन मुखर्जी, देखिए बालासोर उड़ीसा के बुरीबालम नदी के किनारे स्थित फोर्ट विलियम के अधिग्रहण की योजना, लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुना होगा आपने, काकोरी षड्यंत्र में एक आरोपी थे। काकोरी षड्यंत्र, ट्रेन लूटी जाती है, अंग्रेजों के हथियारों को चुराया जाता है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र 1925। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में की जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है भाई, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, HRA की स्थापना 1905 में खुद रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा दोस्तों की जाती है। सूर्यसेन, चटगांव षड्यंत्र 1930 में होता है। सूर्यसेन, चटगांव षड्यंत्र से कौन जुड़े हैं, सूर्यसेन जुड़े हुए हैं, 1930 में दोस्तों ये होता है। चंद्रशेखर आजाद, HSSRA की स्थापना। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, लेकिन दोस्तों यहाँ पे HSRA। ठीक है भाई, चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो S लगा देते हैं, S समझ लीजिए। चंद्रशेखर आजाद आते हैं, HRA की स्थापना 1905 में होती है रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, लेकिन HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की मुठभेड़ के दौरान दोस्तों अपनी कनपटी पर अपनी अंतिम गोली से शहीद हो जाते हैं और अंग्रेजों के हाथ कभी ना आने का जो इनका वादा था, कसम थी, वो पूरी होती है। ठीक है भाई, 1932 में ये शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। भगत सिंह ने क्या करा भाई, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का काम 1929 में किया। पंजाब नौसमान भारत सभा 1929 में इन्होंने, पंजाब नौसमान भारत सभा 1929 में इन्होंने स्थापित की और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का काम 1929 में किया। सैंडर्स की हत्या 1928 में दोस्तों की जाती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे काम महात्मा गांधी की जो राजनीति है वो उस टाइम थोड़ी सी छिप गई थी। गांधी जी दोस्तों, गांधी जी का जो स्थान है वो नौजवान लोगों ने ले लिया था। दूसरे शब्दों में, जो उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी का मतलब जो नौजवान लोग थे, जो हिंसा, जो अनुनय विनय की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों ने गांधी जी की राजनीति का स्थान ले लिया था। इसलिए भगत सिंह की टक्कर पर अगर कोई उस टाइम नेता पनप रहा था तो उनका नाम था दोस्तों भगत सिंह। गांधी जी की टक्कर पर, सॉरी, गांधी जी की टक्कर पर, गांधी जी को अगर कोई एक ऐसा नेता जो गांधी जी को टक्कर दे सकता था तो वो भगत सिंह थे। और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो उस टाइम शून्य की कंडीशन में हुआ था, क्योंकि गांधी जी की जो राजनीति थी उस टाइम छिप सी गई थी। देखिए, राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में करते हैं। राजगुरु सैंडर्स की जो हत्या है, राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में करते हैं। बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में इन्होंने, बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, सैंडर्स की जो हत्या 1928 में राजगुरु के द्वारा की जाती है। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 1929 में। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है 1929 में। उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की ये हत्या करके आते हैं। और अब देख लेते हैं होम रूल आंदोलन। अगर मैं होम रूल आंदोलन की बात करता हूँ तो ब्रिटिश आयरिश महिला भारत में है एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रही है। इन्होंने भी होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत की है। तो दोनों के होम रूल आंदोलन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ होम रूल आंदोलन की तो दो होम रूल आंदोलन है। होम का मतलब है घर, रूल का मतलब है शासन, अपने घर का शासन, स्वशासन, अपने घर का शासन, स्वशासन, इसका दोस्तों अर्थ है। 1916 में प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट का था 1916 ईस्वी में चालू होता है, 1916 ईस्वी में चालू होता है। और इस समय जो वायसराय हैं वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। कौन है भाई दोस्तों वायसराय? 1916 में जो आंदोलन होता है उस टाइम वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, एनी बेसेंट के आंदोलन के समय।
एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन है ये। और क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मद्रास और तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है भाई। मुख्यालय की बात करूं तो अडियार यहाँ मुख्यालय है, मद्रास में है, ठीक है भाई। अखिल भारतीय स्वरूप सचिव की अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज अरुडेल इनके सचिव हैं, एनी बेसेंट के। उद्देश्य है स्वशासन की स्थापना, प्रचार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखिए प्रचार जो किया जाता है वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों लिखी जाती है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है भाई। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। देखिए आयरलैंड में जो होम रूल लीग की स्थापना है वो रेडमांड ने की है। रेडमांड ने होम रूल की स्थापना दोस्तों आयरलैंड में की है। तिलक का होम रूल है। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र तिलक थे और कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ में कर्नाटक। तिलक का जो होम रूल है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में है। देखिए मुख्यालय इनका बेलगांव कर्नाटक में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है 1924 ईस्वी में। देखिए समिति स्वरूप है, अध्यक्ष हैं एनजी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा, अध्यक्ष हैं इसके एनसी केलकर, अध्यक्ष हैं एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा। उद्देश्य है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रचार की अगर बात करिए तो मराठा और केसरी इसके प्रचार है। मराठा और केसरी क्या दोस्तों इसके प्रचार। होम रूल, देखिए होम रूल की अगर मैं बात करूं तो होम रूल का मतलब है स्वशासन। ये एक आयरलैंड का शब्द है, इसका मतलब है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। रेडमंड आयरलैंड में होम रूल की जो शब्द है इसकी जो स्थापना है वो रेडमंड ने की थी। अब बात कर लेते हैं लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। देखिए लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है भाई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की। सबसे पहली बात, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? अंबिका चरण मजूम के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा दोस्तों की जाती है। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। अगर मैं मदन मोहन मालवीय की बात करता हूं तो मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का दोस्तों विरोध किया था। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं। 1916 में लखनऊ समझौते पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए। ये जो समझौता होता है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कि 1916 ईस्वी ढाका में स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, ठीक है भाई, आगा खां द्वारा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों हस्ताक्षर करते हैं, दोनों ने हस्ताक्षर किए और शीघ्र ही स्वराज प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठन एकजुट हुए और दोनों के दोनों लोग एक हो जाते हैं स्वराज की स्थापना के मोटिव से। इस समझौते में कांग्रेस ने विधान परिषद में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। ये दोस्तों ये था असली, यहाँ से बीज बोए जाते हैं पृथक प्रतिनिधित्व की, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं रिजर्वेशन आरक्षण। मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव कि इतनी सीटों पर इतने मुस्लिम कैंडिडेट प्रत्याशी बनेंगे। लखनऊ समझौता 1916 में होता है कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी के आग्रह पर। कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलती है और दोनों समझौता करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो भी की जाती है। देखिए एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में दिसंबर 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता है वो एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है 1917 ईस्वी में। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इस अधिवेशन में 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 400 महिलाएं थी। देखिए 4000 प्रतिनिधि, 4000 लोग भाग लेते हैं, जिसमें 400 महिलाएं होती हैं, मतलब 10% महिला अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों जुड़ने लगी हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है उस टाइम में, ठीक है भाई। अब मोटेंग्यू घोषणा की बात कर लेते हैं। अगस्त 1917 में आती है मोटेंग्यू घोषणा, ठीक है भाई। मोटेंग्यू घोषणा क्या है भाई? 8 जुलाई 1918 में मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 8 जुलाई 1918 में, देखिए 8 जुलाई 1918 में मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस समय मोटेंग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। 8 जुलाई 1918 में मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस समय मोटेंग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना।
कांग्रेस क्या कहती है भाई, ये कांग्रेस इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। तिलक ने मोटेंगी घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल, मोटेंगी जो घोषणा है उसे सूर्यविहीन उषा काल, मतलब इसमें सूर्य है नहीं, ऐसा उषा काल है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, मोटेंगी जो घोषणा है वो अगस्त 1917 में होती है। तिलक जी ने मोटेंगी घोषणा को, देखिए तिलक जी ने मोटेंगी घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी, सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी, और कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। तो जो मोटेंगी घोषणा है वो उसे किन किन लोगों ने क्या कहा, ये आपको ध्यान रखना है। तिलक जी ने सूर्यविहीन उषा काल और कांग्रेस ने असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। देखिए, नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया। जो नरमपंथी नेता हैं, देखिए नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, नरमपंथी नेता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग की स्थापना भी दोस्तों कर ली है। देखिए, कांग्रेस से अलग हो गए हैं उदारवादी लोग, आप समझ सकते हैं, आप एक अलग संगठन बना लिया। जो नरमपंथी नेता हैं उनके जो लीडर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की लीडरशिप में, नरमपंथी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की लीडरशिप में 17 अगस्त 1918 को एक सभा की गई और इस रिपोर्ट का स्वागत किया गया। किसका? मोटेंगी घोषणा का स्वागत किया गया नरमपंथी नेताओं के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लीडरशिप में। देखिए, और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग, राष्ट्रीय उदारवादी नेशनल लिबरल लीग की स्थापना भी दोस्तों उदारवादी लोगों के द्वारा की जाती है, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, कांग्रेस के उदारवादियों ने मोटेंगी घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। जो उदारवादी लोग हैं वो मोटेंगी घोषणा, देखिए मोटेंगी घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। अब कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया उदारवादी संगठन के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए रोलेट कमीशन की रिपोर्ट में दमन के नए तरीके सुझाए गए। इस रिपोर्ट पर आधारित कानून ने देश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। देखिए, मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी, मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में आता है। देखिए, मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में क्या है, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। जो प्रांतीय विधायी परिषद हैं, देखिए प्रांतीय विधायी जो परिषद है उनका जो आकार है वो बढ़ा दिया जाता है और ये निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे। पहले वही सदस्य नॉमिनेट होकर आते थे, अब ये डिसाइड किया गया कि अब जितने भी सदस्य होंगे अधिकांश सदस्य उनमें चुनाव जीतकर दोस्तों आएंगे। प्रांतीय विधान परिषद, जो विधान परिषद है, देखिए विधान परिषद का जो आकार है दोस्तों, विधान परिषद का जो आकार है, मोटेंगी विधान परिषद का जो आकार है, देखिए मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार, मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार सुधार किया जाता है। इसमें विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया और जो इसके जो सदस्य हैं वो अधिकतर चुनाव जीतकर दोस्तों आएंगे। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया जिसका जन्मदाता लियोनिस कार्टिस था। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द्वैध शासन प्रणाली का जो जन्मदाता है वो दोस्तों लियोनिल कार्टिस है। 1919 ईस्वी के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। 1919 की जो अधिनियम की विशेषता है वो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसकी विशेषता थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया था। अगर मैं देखिए प्रांतीय विषय की बात करूं तो प्रांतीय जो विषय हैं वो आरक्षित और हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल और आरक्षित, रिजर्व और ट्रांसफरेबल दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि रखे गए। ये था द्वैध शासन। जो आरक्षित विषय हैं दोस्तों, जो रिजर्व विषय हैं उनमें महत्वपूर्ण विषय रखे गए जैसे वित्त। देखिए जो आरक्षित विषय हैं, जो रिजर्व विषय हैं उनमें महत्वपूर्ण विषय रखे गए जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल, वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि रखे गए। और बाकी की अगर मैं बात करूं
तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और भारतीय विधानसभा को बजट पास करने के संबंध में पहली बार सीमित अधिकार दिए गए। दोस्तों आज की जो क्लास रही है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।